लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेंज क्वांटम नंबर, हाइपरचार्ज क्वांटम नंबर, साथ ही स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ और गेल्मा-निसिस्मा फॉर्मूले का अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो कंजर्वेशन लॉ है वो है अपना पेरिटी संरक्षण का नियम। पेरिटी का अर्थ जानने से पहले हम थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस कर लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल की स्टेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की स्टेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस यह है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने कुछ क्वांटम नंबर का अध्ययन किया था, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एजीमुथल क्वांटम नंबर था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। मैग्नेटिक में स्पिन और एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर जो थे वो अलग अलग थे। कुल मिलाकर के ये 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे और ये चारों क्वांटम नंबर नाभिक के चारों ओर किसी न किसी सेल के लिए रिप्रेजेंट किए जाते, सेल, सब सेल, इन सब के लिए। और जब किसी पार्टिकल के लिए अपने पास ये चारों क्वांटम नंबर अवेलेबल रहे, 4 क्वांटम नंबर कौन से होंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, जिसको हम n से लिखते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, जिसको हम l से लिखते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, एक एंगुलर मोमेंटम से संबंधित है और एक स्पिन मोमेंटम से संबंधित है। तो इन चारों क्वांटम नंबर का एक सेट जो है वो सेट क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल की स्टेट को शो करता है कि पार्टिकल की ये स्टेट। इसी प्रकार से यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी कण की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेव फंक्शन को काम में लेते हैं। वेव फंक्शन, और उस वेव फंक्शन को यहाँ लिखा है साइज। ये जो वेव फंक्शन है ये निर्भर करता है एक तो पार्टिकल की स्थिति क्या है और दूसरा उसकी स्पिन क्या है, ये वेव फंक्शन। और इस वेव फंक्शन के द्वारा ही क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि हमें किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन पता हो तो हमें उस पार्टिकल के बारे में जितनी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी हम इस वेव फंक्शन के द्वारा पता कर सकते हैं। जो वेव फंक्शन से हमें चीज़ें पता चलेगी पार्टिकल की कि इसकी ये स्थिति है, इसका ये मोमेंटम है, इसकी ये एनर्जी है, वो सब की सब हमें इस वेव फंक्शन से ही पता चलेगी। जितनी भी पार्टिकल के बारे में जानकारी होती है वो संपूर्ण जानकारी इस वेव फंक्शन में रहती है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वेव फंक्शन को काम में लेते हैं। अब यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन स्थिति r पर निर्भर कर रहा है, r पर। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन किया है और वो ऑपरेशन क्या है? स्पेस इन्वर्जन। वेव फंक्शन अपने पास है साई r s। स्पेस इन्वर्जन में क्या होगा कि जो स्थिति r थी उसको कन्वर्ट करना अपने को
-r से। स्थिति जो थी r, उसको अपने को कन्वर्ट करना है -r से, जिसको हम स्पेस इन्वर्जन कहते हैं। कहने का मतलब यदि हम कोई एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लें और उस स्टैंडर्ड पॉइंट के राइट साइड में जिस स्थिति पर था, अब उस स्टैंडर्ड पॉइंट के उतनी ही डिस्टेंस पर अपोजिट साइड में पार्टिकल है, ये स्पेस इन्वर्जन है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब जैसे ही हमने यहाँ स्पेस इन्वर्जन करते हैं तो अपने पास दो वेव फंक्शन में बदलाव आ सकते हैं। पहला बदलाव तो क्या है कि यदि मैंने वेव फंक्शन में r की जगह -r पुट कर दिया तो हो सकता है कि वेव फंक्शन वही बना रहे जो पहले था, अर्थात उस पर कोई चेंज नहीं आए, ऐसे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि हमने स्पेस इन्वर्जन किया है तो वेव फंक्शन विथ नेगेटिव साइन वही वेव फंक्शन मिल सकता है। दो स्थितियाँ हैं, या तो वेव स्पेस इन्वर्जन करने पर वेव फंक्शन वही बना रहेगा, या स्पेस इन्वर्जन करने पर वेव फंक्शन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल की देखें तो मान लेते कि अपने पास वेव फंक्शन जो है वो साइन एक्स है। यहाँ पर अक्स को जब हम माइनस अक्स से कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू आती है अपने पास माइनस साइन एक्स। पहले वेव फंक्शन साइन एक्स था, स्पेस इन्वर्जन करने के बाद अपने पास माइनस साइन एक्स हो गया। अब यदि हम दूसरा वेव फंक्शन लें जैसे कॉस एक्स, कॉस एक्स में हम जब स्पेस इन्वर्जन करते हैं एक्स की जगह माइनस एक्स तो इस पर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ कॉस एक्स ही बना रहता। अर्थात पहले भी वेव फंक्शन कॉस एक्स था और अभी भी वेव फंक्शन कॉस एक्स। तो स्पेस इन्वर्जन करने पर या तो वेव फंक्शन वही बना रहेगा या फिर वेव फंक्शन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो यहाँ पर बातें हो सकती हैं। अब जहाँ वेव फंक्शन स्पेस इन्वर्जन करने पर यदि वेव फंक्शन वही बना रहता है तो उस प्रकार के वेव फंक्शन को हम कहते हैं, या पार्टिकल की उस स्टेट को कहते हैं कि उस अवस्था की पेरिटी समता इवन है, और उसको हम p = +1 से लिखते। पेरिटी जो है, पेरिटी का अर्थ यहाँ पर हम समझ रहे हैं, उसको पेरिटी को कैपिटल P से लिखते हैं। और यदि स्पेस इन्वर्जन करने पर पार्टिकल के वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, वही का वही बना है, तो उस समय कहते हैं कि उस अवस्था की पेरिटी जो है वो इवन है, सम है। लेकिन यदि वेव फंक्शन विथ नेगेटिव साइन हो जाता है तो उस अवस्था की पेरिटी ओड पेरिटी कहलाती है, विषम पेरिटी कहलाती है, और उसके लिए पेरिटी नंबर जो है वो p = -1 होता है। तो पेरिटी जो है इसका मेन अर्थ यही है कि आप पार्टिकल की जो स्टेट है, वेव फंक्शन है, उसमें स्पेस इन्वर्जन कीजिए, और स्पेस इन्वर्जन करने के बाद में वेव फंक्शन में क्या बदलाव आया। यदि वेव फंक्शन वही है तो इवन पेरिटी वेव फंक्शन, और यदि वेव फंक्शन विथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाता है तो वेव फंक्शन जो है ओड पेरिटी का कहलाएगा। नेक्स्ट जो है कि कुछ एक्सपेरिमेंट और परिपाटी के आधार पर जो चला आ रहा है, उसके आधार पर यह बताया गया कि जो मेसोन पार्टिकल है
उन मेसोन पार्टिकल की पेरिटी विषम मानी जाती है, ओड मानी जाती है। अर्थात मेसोन जो पार्टिकल है उनकी स्पिन 0 और पेरिटी विषम है। लिखने का तरीका, पहले आपको उनकी स्पिन लिखनी है और फिर उसके ऊपर ऐसे साइन लगा करके अब शो करना है ऊपर माइनस साइन कि इसकी पेरिटी ओड पेरिटी। तो ऐसे जो पार्टिकल है जिनकी स्पिन 0 हो बट पेरिटी ओड हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम स्यूडो स्केलर पार्टिकल कहते हैं। ऐसे कणों को छद्म स्केलर कण कहते हैं। जबकि बेरियन कणों की जो पेरिटी है वो बेरियन कणों की पेरिटी इवन मानी जाती है, सम मानी जाती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है छोटे क्वेश्चन में एग्जाम में कि स्यूडो स्केलर पार्टिकल क्या होते हैं। तो स्यूडो स्केलर पार्टिकल वो मेसोन पार्टिकल है जिनकी पेरिटी ओड है, उनको हम स्यूडो स्केलर पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट, हमने दो तरह के स्पिन के आधार पर पार्टिकल पढ़े थे, एक बोसोन पार्टिकल और एक फर्मियन पार्टिकल। बोसोन पार्टिकल वो थे जिनकी स्पिन 0 या इंटीजर है और फर्मियन पार्टिकल वो थे जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर है। तो जो बोसोन कण थे उन बोसोन कणों के लिए कण की पेरिटी और प्रति कण यानी उसका एंटी पार्टिकल की पेरिटी इक्वल होती है। बोसोन कणों के लिए और बोसोन एंटी कणों की जो पेरिटी है वो समान होती है। जबकि फर्मियन के लिए ऐसा नहीं है। जबकि फर्मियन के लिए कण, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की पेरिटी विपरीत होती है। यानी अगर पार्टिकल की पेरिटी +1 है तो एंटी पार्टिकल की पेरिटी -1 होगी। किसके लिए? फर्मियन पार्टिकल के लिए। लेकिन बोसोन पार्टिकल के लिए ऐसा नहीं है। बोसोन के लिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की पेरिटी इक्वल है, उस पेरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ पेरिटी का कि पेरिटी समता का क्या अर्थ है। उसके बाद में है पेरिटी कंजर्वेशन लॉ। और पेरिटी कंजर्वेशन जो लॉ है वो चूँकि ये अपने एप्रोक्सीमेट कंजर्वेशंस लॉ में आता है और इसका अर्थ ये है कि ये सभी फंडामेंटल इंटरेक्शन में तो लागू नहीं होता। कुछ ही इंटरेक्शन में यह पेरिटी कंजर्वेशन लॉ लागू होता है और वो इंटरेक्शन जो है वो है एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। 4 इंटरेक्शन में से केवल 2 इंटरेक्शन ऐसी है जिनमें पेरिटी कंजर्वेशन लॉ लागू होता है और वो कौन सी है? वो है प्रबल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं। वीक इंटरेक्शन में पेरिटी कंजर्वेशन लॉ लागू नहीं होगा। और ये जो कंजर्वेशन लॉ दिया था, इस लॉ के लिए CN यंग और TD ली को इस खोज के लिए 1957 का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो ये तो हुआ अपना पेरिटी कंजर्वेशन लॉ। उसके बाद में आता है अपना चार्ज कंजुगेशन सिमेट्री। चार्ज कंजुगेशन सिमेट्री, तो जिस प्रकार से हमने पेरिटी पढ़ी थी
ठीक उसी प्रकार से ये जो चार्ज कंजुगेशन है वो चार्ज कंजुगेशन भी एक डिस्क्रिएट सिमेट्री है। डिस्क्रिएट सिमेट्री। अब डिस्क्रिएट सिमेट्री का क्या अर्थ है कि ये जो सिमेट्री है इस सिमेट्री में हमने जैसे कुछ डायनेमिक वेरिएबल होते हैं, डायनेमिक वेरिएबल जो गति से संबंधित होते हैं, जैसे मोमेंटम है, स्पिन है, ये सब इस प्रकार की सिमेट्री ट्रांसवर्जन में, रूपांतरण में गतिकीय चर डायनेमिक वेरिएबल जो है जैसे मोमेंटम, स्पिन आदि अपरिवर्तित रहते हैं। अर्थात तो गति से जुड़े हुए वेरिएबल हैं वो सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। लेकिन पार्टिकल जो है वो एंटी पार्टिकल में बदल जाएगा, बेरियन एंटी बेरियन हो जाएगा, चार्ज जो है उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, बेरियन एंटी बेरियन हो जाएगा, लेप्टॉन एंटी लेप्टॉन हो जाएगा और स्ट्रेंजनेस एंटी स्ट्रेंजनेस हो जाएगी। कुल मिलाकर के डायनेमिक वेरिएबल तो वही है जो पहले थे, लेकिन पार्टिकल एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा? आवेश संयुग्मी सममिति के द्वारा। अब ये जो आवेश संयुग्मी रूपांतरण है या आवेश सममिति रूपांतरण है, हम सदैव इसको किसी न किसी ऑपरेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, संकारक के द्वारा, और वो संकारक है सी। एग्जाम्पल दें तो जैसे हमने साइन अक्स एक वेव फंक्शन लिया था और इस साइन अक्स का हम अक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? कॉस अक्स। तो ऑपरेशन क्या हो रहा है? ऑपरेशन ये हो रहा है कि अक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये एक ऑपरेटर है जो इस वेव फंक्शन साइन अक्स पर अप्लाई हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ऑपरेटर डिफाइन किया गया है और वो डिफाइन ऑपरेटर है सी से लिखा है। अर्थात जब भी हम किसी पार्टिकल के वेव फंक्शन पर, जैसे साइन एक्स वेव फंक्शन था, ठीक उसी प्रकार से कोई वेव फंक्शन साई हो और उस पर हम ऑपरेटर सी अप्लाई कर दे डी बाई डी एक्स की तरह, तो वो ऑपरेटर अप्लाई करने पर क्या होगा कि पार्टिकल तो एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट होगा उसकी ये जो क्वांटम नंबर्स है, बेरियन नंबर, चार्ज, लेप्टॉन नंबर और स्ट्रेंजनेस, इनके साइन बदल जाते हैं। और साइन बदलने का अर्थ है कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये भी एक अपना अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ है। और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ का अर्थ है कि ये जो लॉ है ये चारों फंडामेंटल इंटरेक्शन में लागू नहीं होता। ये जिन इंटरेक्शन में लागू होता है वो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ही आवेश संयुग्मी सममिति का पालन होता है। लेकिन वीक इंटरेक्शन में इसकी कोई पालना नहीं होती। यहाँ अभी आपने कहा कि वीक इंटरेक्शन में इस सममिति का पालन नहीं होता है, यद्यपि लेकिन फिर भी वीक इंटरेक्शन में पेरिटी पी और आवेश संयुग्मन सममिति सी का पालन नहीं होता। न तो पेरिटी सममिति पी का पालना होती है, न ही आवेश संयुग्मन सी सममिति की पालना होती है। इन दोनों ही नॉन कंजर्व रहते।
लेकिन अधिकांश दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में यदि इनको एक साथ देखें, Cp मिलकर संरक्षित रहती है। अकेली न तो पेरिटी कंजर्व रहेगी, न चार्ज कंजुगेशन सिमेट्री कंजर्व रहेगी, लेकिन अगर दोनों को एक साथ अप्लाई किया जाए तो फिर वो वीक इंटरेक्शन में कंजर्व रहती है। तो ये तो हुआ अपना आवेश संयुग्मी सममिति। उसके बाद में यहाँ पर एक ये टेबल दी है और उस टेबल में अपने पास ग्रेविटेशनल को छोड़ कर के 3 जो इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन, इन तीनों इंटरेक्शन में टोटल एनर्जी, संवेग, कोणीय संवेग, आवेश, लेप्टॉन और बेरियन, ये चारों जो क्वांटिटी है, ये जो जितनी भी क्वांटिटी अभी हमने नाम लिखे हैं, बोले हैं, टोटल एनर्जी से लेकर के बेरियन नंबर तक, ये तीनों इंटरेक्शन में सदैव लागू होती है। इनकी कंजर्वेशन लॉ लागू होता है, जिनको हम एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ कहते हैं, एग्जैक्ट। लेकिन इसके आगे देखें तो आइसो स्पिन जो कंजर्वेशन लॉ है, वो आइसो स्पिन कंजर्वेशन लॉ केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में लागू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक में लागू नहीं होता। और इसके बाद आइसो स्पिन के अतिरिक्त, आइसो स्पिन एक ऐसा है जो केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में इसकी पालना होती है कंजर्वेशन लॉ की, लेकिन इसके बाद में आइसो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट, स्ट्रेंजनेस, पेरिटी, चार्ज कंजुगेशन सिमेट्री, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी कंजर्व रहती है, लेकिन वीक इंटरेक्शन में इनकी कोई पालना नहीं होती। तो इस टेबल की सहायता से भी हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी किस इंटरेक्शन में कंजर्व होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।